हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम अपना पॉलिटी का अगला टॉपिक कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य रूप से आपके जो आर्टिकल राज्य सरकार से रिलेटेड हैं 152 से लेकर 237, ये सभी आर्टिकल हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो राज्य सरकार है वो भाग नंबर 6 से रिलेटेड है। तो हमारे कौन से भाग में जो है राज्य सरकारें हैं, तो भाग नंबर 6। ठीक है, तो आपका जो पार्ट नंबर 6 से रिलेटेड है। भाग नंबर 6, इसको राज्यों का संविधान कहा गया है। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको जॉब या जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन डेली आपको मिलती रहती है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस या फिर कोई भी जो है जीके का पोर्शन है, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतरीन यहाँ पे तैयारी कर सकते हो जीके की। यहाँ पे जो कंटेंट है आपको बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और इसमें जो सबसे पहले जो आर्टिकल हम देखेंगे 152। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हमारे राज्य सरकार से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 152 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि पार्ट 6 अप्लाई टू ऑल स्टेट्स। जो भाग नंबर 6 है वो सभी राज्यों पर आपका लागू होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल नंबर 153 में लिखा है। इसके अलावा जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा किया गया था 1956 में, तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें भाई इसके अकॉर्डिंग एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों और यूटी मीन्स यहाँ पे संघ शासित प्रदेश का जो है यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो मतलब दो या दो से अधिक राज्य हो या फिर यूनियन टेरिटोरी हो, उसका एक राज्यपाल भाई हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत हमने किया। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जैसे अगर हम बात करें कि पंजाब का जो राज्यपाल होता है उसको चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो चंडीगढ़ जो हमारी यूटी है, जो हमारा संघ शासित जो प्रदेश है चंडीगढ़, तो इसका जो राज्यपाल जो होता है उसको प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ में राज्यपाल को क्या कहा जाता है भाई, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो पंजाब का जो भी राज्यपाल होता है उसको चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया जाता है। और एक जो राज्यपाल है भाई, आपके दो मतलब एक से ज़्यादा स्टेट का या फिर यूटी का राज्यपाल आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम भाई यूपी है या फिर उत्तराखंड, बिहार है। ठीक है, इन तीनों जो है स्टेट्स का एक ही राज्यपाल अगर है, तो उस केस में राज्यपाल को जो वेतन उतना ही मिलेगा, लेकिन उसका वेतन किस अनुपात में जो है डिवाइड होगा, ये तय कौन करता है, राष्ट्रपति हमारे करते हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल एक से ज़्यादा जो है स्टेट्स का राज्यपाल है, तो यहाँ पे जो वेतन है उसका जो उसका जो वेतन है उसको किस रेशियो में जो है वो डिवाइड होगा, उसको तय करता कौन है, राष्ट्रपति हमारे करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि जो यूपी है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है भाई। ठीक है, यूपी का अगर कोई गवर्नर है तो यहाँ पे 50% कर दिया, उत्तराखंड छोटा सा है यहाँ पे 20%, बिहार 30% बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से जो रेशियो है, जो परसेंटेज है वेतन का, जो राज्यपाल का, वो कौन तय करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है हमारा 154 आर्टिकल, इसमें क्या दिया गया है भाई, इसमें कहा गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। मतलब राज्य सरकार की जो समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी भाई, राज्यपाल में होंगी। राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो हैं किस में निहित होंगी भाई, राज्यपाल में।
जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में क्या होता है कि भाई जो राष्ट्रपति होता है उसकी, या फिर यूँ कहें कि केंद्र सरकार की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित होती है, वो किस में निहित होती है भाई, प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में होती हैं। जबकि स्टेट की बात करें तो राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। ऐसा आर्टिकल नंबर 154 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 155 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 155 जो आर्टिकल है उसमें अपॉइंटमेंट दी गई है भाई। जो गवर्नर है हमारे, उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें मतलब जो सलाह है वो प्रेसिडेंट किससे लेता है भाई, जो हमारी मंत्री परिषद होती है सेंटर की, उससे। तो सेंटर की जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो गवर्नर की क्या क्या होती है यहाँ पे भाई, अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है। गवर्नर है उसका कोई भी इलेक्शन यहाँ पे निर्वाचन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो गवर्नर है उसकी क्या होती है भाई, हमेशा यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसका कोई यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्शन हमारे जो स्टेट में किसका होता है भाई, सीएम बनने के लिए जो चीफ मिनिस्टर होता है, हमारे मुख्यमंत्री जो बनते हैं उसके लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो गवर्नर है उसके लिए इलेक्शन या फिर यूँ कहें कि निर्वाचन नहीं होते। जो गवर्नर है उसकी क्या होती है भाई, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति होती है। अगला जो आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 156 है। इसमें दिया गया है कि जो राष्ट्रपति, जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करेगा। ठीक है, गवर्नर क्या करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है काम करता है। क्योंकि आपने देखा कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है और उसको हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति ही हटाता है। ठीक है, तो जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट और उसका जो रिजाइन है, ये दोनों जो है काम कौन करवाता है भाई, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति ही उसको रिजाइन दिलवाता है। ठीक है, तो मतलब जब राष्ट्रपति इसको रिजाइन दिलवाएगा तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी सलाह पर जो है मतलब ये इसको हटाता है, गवर्नर को, राष्ट्रपति। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर किसी को हटाता है, जब भी राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेकर किसी को हटाता है, तब जो है मतलब वो व्यक्ति क्या होंगे, राष्ट्रपति के प्लेजर में वो काम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे गवर्नर है, ये जो इसको जब हटाने की बात आती है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर हटाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे हटाता है। तो एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर में आपका काम करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो राज्यपाल है अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को जो है देता है। ठीक है भाई, राज्यपाल अपना इस्तीफ़ा किसको देता है, प्रेसिडेंट को। तीसरा, यहाँ पे जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जब तक नया राज्यपाल नहीं बनता तब तक पुराना वाला राज्यपाल आपका काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राज्यपाल का जो टेन्योर है वो कितना होता है, कितना कार्यकाल होता है, तो राज्यपाल भाई 5 जो है साल का कार्यकाल होता है। हालांकि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। लेकिन फिर भी जो टेन्योर है राज्यपाल का वो कितना होता है भाई, 5 ईयर का होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम्स में। अगला जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 157 में क्या दिया गया है, इसमें जो हमारे गवर्नर है, जो हमारे राज्यपाल है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस, उसकी अर्हताएं की बात की गई है। तो राज्यपाल की जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 157 में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि भाई जो राज्यपाल है बनने के लिए वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसकी जो एज है कंप्लीटेड 35 ईयर होनी चाहिए एंड नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक परंपरा भी जो है यहाँ पे है, परंपरा के अकॉर्डिंग देखें कि भाई जो राज्यपाल जो है वो उस राज्य का निवासी ना हो।
ठीक है। जैसे हरियाणा स्टेट में अगर कोई राज्यपाल बनाना है तो हरियाणा का निवासी ना रहकर किसी अदर जो है स्टेट का निवासी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य के सीएम से परामर्श लिया हो, उसने राज्य के सीएम से परामर्श लिया हो। तो यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा 158 है। आर्टिकल नंबर 158 में भाई क्या दिया गया है, जो राज्यपाल है हमारे, उसकी सर्विस एंड कंडीशंस दी गई हैं, उसकी सेवा और शर्तें जो है की बात की गई है। तो राज्यपाल की जो सर्विस कंडीशंस की बात जो है कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 158। और ये भी भाई आपका काफ़ी बड़ा है और इसमें जो है बहुत सारे क्लोजेस हैं। आर्टिकल 158 का 158 का क्लोज 2 एंड 158 का क्लोज 3, 158 का क्लोज 3 का ए एंड 153 का क्लोज जो है 158 का क्लोज 4। तो ये सारे जो आर्टिकल्स की बात करेंगे भाई, इनमें क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो जो 158 में क्या है, राज्यपाल जो पद है उसकी सर्विस कंडीशंस की बात की गई है, उसकी सेवा शर्तें दी गई हैं। तो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 158 का क्लोज नंबर 1। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। ठीक है, अगर वो है राज्य संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो जो भाई वो अपने पद जो है मतलब जो ये पद है पर अपने आप जो है ये समाप्त हो जाएंगे। तो अगर वो है तो वो पद अपने आप क्या हो जाते हैं भाई, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 158 का क्लोज 1 बात करता है कि जो राज्यपाल है वो संसद यहाँ पे मीन्स यहाँ पे संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा जो है का वो सदस्य ना हो। राज्य विधानमंडल की बात यहाँ पे करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका सदस्य ना हो। अगर वो बाई चांस है भी तो भाई वो पद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है कहा गया है आर्टिकल नंबर 158 का क्लोज नंबर 1 में। अगला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 158 का क्लोज नंबर 2। इसमें कहा गया कि जो राज्यपाल है वो लाभ के पद पर ना हो, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स यहाँ पे लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल 158 का क्लोज नंबर 2 कहता है। आर्टिकल 158 का क्लोज नंबर 3 ये कहता है कि भाई राज्यपाल को जो भवन है, सुविधाएं हैं, वो सब है वो फ्री में दी जाएंगी। ये जो है इसमें कहा गया है। आर्टिकल 153 का क्लोज 3 का भाई पॉइंट ए, ये हमने एक जो है संविधान संशोधन अधिनियम किया 1956 में, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जब किया तो हमने एक आर्टिकल इसमें एक्स्ट्रा जो यहाँ पे जोड़ा, आर्टिकल 158 का क्लोज 3 का ए। तो इसमें क्या है कि भाई जो राज्यपाल हैं, जो हमारे गवर्नर है, उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन उनका वेतन राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि वो किस अनुपात में उस वेतन को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो राज्यपाल है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट का आपका बन सकता है, लेकिन जो वेतन का जो रेशियो होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस रेशियो में मतलब उसकी जो वेतन है उसको डिवाइड करेगा। ये चीज़ें आपकी दी गई हैं आर्टिकल 158 का क्लोज 3 का ए। अगला जो 158 का क्लोज नंबर जो है 4 क्या कह रहा है कि भाई जो राज्यपाल हैं उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसके वेतन जो भत्ते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे उसके पद के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो जब मतलब गवर्नर के पद पे वो हैं तब उसके जो अचीवमेंट हैं, उसके जो वेतन भत्ते ये हैं ये बिल्कुल यहाँ पे कम नहीं किया जा सकते। इनके वेतन में कोई कमी नहीं होगी, भत्तों में कोई कमी नहीं होगी, उनके अचीवमेंट में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये भाई आपके आर्टिकल हमारे जो संविधान में मेंशन है आर्टिकल 158 का क्लोज नंबर 4 में, यानी कि ये भारित व्यय जो है आपके माने जाते हैं। भारित व्यय को हम क्या कहते हैं भाई, चार्ज एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर? मतलब आप सभी जानते हैं कि भारत की जो संचित निधि है उसमें से जब हम पैसा मतलब जिस जिस व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को ही भाई क्या बोला जाता है, भारित व्यय बोला जाता है, चार्ज एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जब हम जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे जब हम किसी को जो है पैसा देते हैं तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर में आपका गिना जाएगा। ठीक है, भारित व्यय उसको हम कहते हैं। ठीक है भाई,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला आर्टिकल नंबर 159, आर्टिकल नंबर 159 में क्या दिया गया है, राज्यपाल के ओथ के बारे में दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपका ये पूछा गया है भाई, ठीक है, कि जो राज्यपाल है उसकी ओथ का मतलब शपथ। तो यहाँ पे राज्यपाल के शपथ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 159, आर्टिकल नंबर 159। हालांकि जो तमाम तरह की जो आपकी जो ओथ हैं, तमाम तरह के जो शपथ हैं, वो हमारी अनुसूची नंबर जो है 3 में जो है दी गई है, ठीक है। हमारी जो अनुसूची नंबर 3, हमारा जो शेड्यूल नंबर 3 है, उसमें तमाम तरह के जो है ओथ हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जहां मतलब अनुसूची नंबर 3 में शपथ नहीं है। किन किन व्यक्तियों की जो शपथ है अनुसूची नंबर 3 में नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे तो बात करें इसमें प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो गवर्नर है, ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनकी ओथ भाई मतलब स्पेशल आर्टिकल इनके लिए बनाया गया, ठीक है। राष्ट्रपति की जो ओथ है उसका आर्टिकल नंबर 60 है, और जो भाई आर्टिकल नंबर 69 में वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में दिया गया है, और जबकि आपका 159 आर्टिकल है उसमें क्या दिया गया है भाई, गवर्नर है उसकी ओथ के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो गवर्नर है उसकी ओथ 159 आर्टिकल में है। तो गवर्नर को ओथ जो है दिलाता कौन है, उसको शपथ दिलाता कौन है, इस चीज़ की हम बात करें। हालांकि जो गवर्नर है उसको गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और जो गवर्नर है उसका जो रिजाइन भी जो है गवर्नर किसको देता है भाई, इसको हटाने का काम भी प्रेसिडेंट करता है। लेकिन जब बात आती है ओथ की, तो जो इसको ओथ कौन दिलाता है भाई, इसको ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब जिस भी स्टेट में जो आपका गवर्नर बना है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा स्टेट में जो आपका मतलब कोई गवर्नर है, तो इसमें हरियाणा के जो गवर्नर है उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो उसको शपथ दिलाने का काम करेगा यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब का और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। हरियाणा का जो हाई कोर्ट जो किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है का जो चीफ जस्टिस होगा, का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, वो जो है किसको शपथ दिलाएगा भाई, हरियाणा के यहाँ पे गवर्नर को, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट में है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे जो आपका गोवा है, तो गोवा का जो स्टेट गोवा है, तो गोवा का जो गवर्नर है उसको शपथ कौन दिलाएगा। हालांकि जो गोवा जो स्टेट है उसका कोई भी हाई कोर्ट अपना खुद का नहीं है। गोवा का जो हाई कोर्ट है किसके अंडर में आता है भाई, मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो मुंबई हाई कोर्ट का जो भाई चीफ जस्टिस होगा वो ही शपथ दिलाएगा गोवा के गवर्नर को। तो इस प्रकार से भाई मतलब जो भी मतलब स्टेट का जैसे कोई भी जो स्टेट है जिस हाई कोर्ट के अंडर वे आते हैं, ठीक है, उसी का ही चीफ जो जज उसी का ही चीफ जस्टिस उसको क्या दिलाएगा भाई, शपथ दिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्पेशल जो आपकी ये अपवाद है राष्ट्रपति है, इसका आर्टिकल 60 है, और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है 69 है, इसमें ओथ दी गई है। राज्यपाल की ओथ 159 में है। बाकी जो जितने भी तमाम तरह की जो ओथ की बात आती है वो 3rd शेड्यूल में डाल दी गई है भाई। तीसरी जो है शेड्यूल में, ये तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ की बात करता है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 160 भाई। आर्टिकल नंबर जो 160 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को एक्स्ट्रा वर्क दे सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को क्या दे सकता है, अतिरिक्त मतलब काम दे सकता है। यहाँ पर जो खासकर जो आता है आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची की जब बात होती है, तो उसको लेकर जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को पावर दे दी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा 5वीं 6ठी अनुसूची में ट्राइबल एरिया आपके आते हैं, जो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, तो इन जनजातीय क्षेत्र में जो आपका जो राज्यपाल होता है उसको पावर दी जाती है, और यहाँ पे राज्यपाल ही मतलब यहाँ पे कानून बना सकता है,
ठीक है, जनजातियों के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो आर्टिकल नंबर 160 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल को एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्क दे सकता है। अगला जो आर्टिकल नंबर 161 है, इसमें क्या है, राज्यपाल की क्षमा करने की पावर है, पार्डन पावर्स दी गई है राज्यपाल को। कौन कौन सी क्षमा करने की पावर है राज्यपाल के पास, तो इसमें एक जो है क्षमा करने की पावर कॉम्यूटेशन पावर होती है, दूसरी यहाँ पे रेमिशन पावर होती है, तीसरा यहाँ पे रेस्पाइट पावर होती है, और चौथा यहाँ पे रिप्राइव पावर होती है। मीन्स लघुकरण जो है शक्ति, परिहार शक्ति, विराम शक्ति, परिलंबन शक्ति, ये सारी जो हैं कुछ ऐसी जो क्षमा करने वाली शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल को भाई दी गई हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 161 कहता है। अगला जो आर्टिकल नंबर 162 है, उसमें क्या है भाई, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें जो कार्यपालिका जो शक्ति का विस्तार दिया गया है कि जो राज्य सरकार कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकती है, कोई भी जो राज्य सरकार है वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकती है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो पावर है उसका क्या कर सकती है भाई, उसको एक्सपेंड कर सकती है, उसका विस्तार कर सकती है अपने विधानमंडल में बिल रखकर। ठीक है, तो अपने विधानमंडल में बिल रखकर क्या कर सकती है भाई, वो विस्तार कर सकती है। एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बाय स्टेट विधान मंडल। लेकिन बात जब आती है कि राज्य सरकार कोई ऐसा कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं करेगी जहां पर संसद का अधिकार क्षेत्र आता है। ठीक है, तो संसद का अधिकार क्षेत्र आता है तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे संसद का अधिकार क्षेत्र नहीं आता है, मतलब राज्य का अधिकार क्षेत्र आता है, वहीं पर ही राज्य जो सरकार कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकती है। ठीक है, अपने विधानमंडल में बिल जो है रखवा कर। तो यहाँ पे हमने देखा जो गवर्नर से रिलेटेड सारे जो यहाँ पे हमने आर्टिकल इम्पोर्टेंट देखे। और अगर हम मेनली यहाँ पे बात करें कि भाई सीधे तौर पर कि जो गवर्नर है, हमारे राज्यपाल है, वो मतलब कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 153 में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 53 है उसमें क्या कहा गया है कि भाई ये कहता है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, भारत का एक गवर्नर होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 153। जो हमारे गवर्नर है, जो हमारे राज्यपाल है, इसकी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर, मंत्री परिषद की जो है एडवाइस पर। ठीक है, करता है। और रिजाइन जो है ये किसको देता है, प्रेसिडेंट को ही देता है। ठीक है, टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है, लेकिन डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पर, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये काम करता है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम कर सकता है, करता है। ठीक है, अगली जो मिनिमम एज है वो राज्यपाल बनने के लिए कंप्लीटेड जो है 35 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए भाई। मैक्सिमम एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने ही साल का यहाँ पे राज्यपाल बन सकता है। ओथ की बात करें, ओथ जो है शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका। ठीक है, और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पे चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा। ठीक है, जिस स्टेट का वो राज्यपाल है उसी स्टेट का जो है चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट उसको दिलाता है शपथ। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राज्यपाल हमारे होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट मीन्स राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है भाई, राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। लेकिन भारत का प्रथम नागरिक पूछे तो वो होते हैं भाई प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो राज्यपाल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन होता है भाई, गवर्नर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो फॉर्मल एंड नॉमिनल होके वो हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मल और नॉमिनल हेड कौन होता है भाई, यहाँ पे राज्यपाल होता है। ठीक है, लेकिन रियल हेड कौन होता है भाई, सीएम होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका रियल हेड कौन होता है, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है। लेकिन फॉर्मल और नॉमिनल हेड कौन होता है भाई, नाम मात्र का औपचारिक हेड कौन होता है, औपचारिक अध्यक्ष होता है भाई राज्यपाल। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो क्या होता है भाई, सीएम के पास ही होती है, रियल हेड सीएम होता है। बात करें कि जो गवर्नर है यह रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है,
तो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये एजेंट होता है राज्यपाल। आप देखते हैं कि कई बार सीएम और राज्यपाल के बीच में विवाद होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रभावित होता है। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रभावित होता है, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सलाह पर ही ये जो हमारे राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रभावित रहते हैं राज्यपाल और उसी के अकॉर्डिंग काम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मेनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रभावित होते हैं, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होकर ही लगभग ये मतलब काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो गवर्नर है, गवर्नर का जो सोर्स हमने जो है कहाँ से लिया है, गवर्नर का सोर्स हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल जो है वो हमने ये जो राज्यपाल है ये जो पोस्ट है हमने कहाँ से उठाई है भाई, कनाडा से उठाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कनाडा से हमने उठाया राज्यपाल को। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो क्या हुआ था कि जो गवर्नर है उसको निर्वाचित होने की बात कही गई थी। ठीक है, कि भाई संविधान है उसमें गवर्नर का निर्वाचन हो, मीन्स गवर्नर का भी इलेक्शन हो। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्शन हो तो यहाँ पे जो स्टेट है उसमें सीएम भी होता है, तो सीएम का जो है ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है, तो भाई यहाँ पे जो राज्यपाल है उसका भी इलेक्शन करवाएंगे, तो एक प्रकार से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन होंगे, विवाद उत्पन्न होंगे। तो पहले क्या होता था कि हमारे संविधान जो जब बन रहा था गवर्नर को निर्वाचित होने की बात की गई थी संविधान में कि भाई गवर्नर का पद है निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, यूएसए से हम इसे ले रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा कि यूएसए जो हमारा है मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं उनका इलेक्शन होता है, उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है नहीं होता, हमारे यहाँ पे गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या होता है कि गवर्नर है उनका निर्वाचन होता है और यहाँ पे जो यूएसए में गवर्नर राज्यों का हेड होता है। ठीक है, यूएसए में जो गवर्नर जितने भी जो स्टेट हैं उनका हेड होता है और वहाँ गवर्नर निर्वाचित होता है। लेकिन बाद में हमने देखा कि भाई जब संविधान सभा में बात की गई कि अगर हम गवर्नर को निर्वाचित करेंगे तो सीएम भी लोगों के द्वारा जो है निर्वाचित और चुनकर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम और जो गवर्नर है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्शन जो है, विवाद यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। फिर इस कॉन्सेप्ट को हमने चेंज किया और बाद में फिर हमने गवर्नर का जो पद है वो कनाडा से हमने लिया। ठीक है, यूएसए से हमने नहीं लिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, गवर्नर का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यूएसए में जो गवर्नर जो है क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं उनका हेड होते हैं। वहाँ पे जो यूएसए में गवर्नर के इलेक्शन होते हैं, निर्वाचित होते हैं गवर्नर। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, गवर्नर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है पॉइंट है जो आपको याद में रखने हैं भाई, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कनाडा में राज्यों का राज्यपाल जैसे अपॉइंट होता है वैसे ही राज्यपाल के पद को कनाडा से लिया गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है क्योंकि राज्यपाल प्रेसिडेंट के द्वारा मंत्री परिषद या सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो सीएम एंड गवर्नर के बीच यहाँ पे विवाद देखने को यहाँ पे हमें मिलते अगर ऐसा होता, क्योंकि राज्यपाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं भाई अगर स्टेट में आपकी अलग सरकार है, जैसे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो राज्यपाल तो क्या होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ही तो उसको अपॉइंट करता है स्टेट में। तो कहीं ना कहीं जो सीएम और जो गवर्नर है इनके बीच में क्या होता है भाई, कॉन्फ्लिक्शन होता। तो एक प्रकार से हम देखते हैं तो राज्यपाल का जो पद है वो यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक जो है व्यवस्था को ये यहाँ पे दर्शाता है। अगली बात करेगी जो पावर्स हैं जो गवर्नर की कौन कौन सी हैं। पावर्स ऑलरेडी हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर भी हमने डिस्कस की थी और गवर्नर की। तो यहाँ पे जो मेनली कौन कौन सी यहाँ पे 5 पावर होती हैं यहाँ पे जो गवर्नर के पास। एक तो होती है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बोल सकते हैं भाई, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ। दूसरा जो गवर्नर है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है जिसको हम विधायी शक्तियाँ बोलते हैं। तीसरी जुडिशरी कुछ पावर्स भी होती हैं जिनको हम न्यायिक शक्तियाँ बोलते हैं। चौथी है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ होती है।
और पांचवा कुछ डिस्क्रिशनरी पावर जो है, कुछ विवेकी जो शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये जो 5 पावर है गवर्नर के पास होती है। हालांकि जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति के मुकाबले ज़्यादा होती है। जो विवेकी जो शक्तियाँ होती है ना, वो प्रेसिडेंट में ज़्यादा होती है या फिर राज्यपाल में। तो राज्यपाल में जो है राष्ट्रपति से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, ज़्यादा विवेकी शक्ति होती है। विवेकी शक्ति वो होती है जो मतलब अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लेना, मतलब किसी की सलाह ना मानना। ठीक है, तो उसको कहते हैं विवेकी शक्तियाँ। तो यहाँ पे भाई सारी शक्तियों को के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ पे बात करें, पहले जो एग्जीक्यूटिव पावर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स है राज्यपाल की, तो ये क्या है। जैसे राज्यपाल जो है किसी को भाई नियुक्ति कर रहा है, किसी को हटा रहा है, तो ये जो राज्यपाल की क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है राज्यपाल की, मतलब एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ठीक है, कार्यकारी जो है प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं राज्यपाल की ये। नेक्स्ट यहाँ पे जो राज्यपाल की लेजिस्लेटिव जो पावर है, कौन कौन सी जो भाई राज्यपाल की लेजिस्लेटिव जो विधायी जो शक्तियाँ हैं, इसमें कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी रिपोर्ट है राज्यपाल को जो है सौंपी जाती हैं। ठीक है, तो वो और कितने सदस्य को राज्यपाल यहाँ पे मनोनीत जो है करता है, नॉमिनेट। आपने देखा होगा कि जो विधानसभा है उसमें भाई एक सदस्य को जो है नॉमिनेट कर सकता था राज्यपाल। ठीक है, हालांकि जो है इस जो एंग्लो इंडियन होता था उसको नॉमिनेट करने की जो पावर होती थी, ठीक है, राज्यपाल के पास। लेकिन जो है इस सिस्टम को भाई अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, जो रिजर्वेशन जो है वो मतलब ख़त्म कर दिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो राज्यपाल है मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट करने की पावर उसके पास होती है, लेजिस्लेटिव पावर में ही आपका ये आएगा। ठीक है, और जितने भी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है वो राज्यपाल को सौंपी जाती है। जो भी रिपोर्ट वो भी वही उसकी लेजिस्लेटिव पावर में आएंगी। कुछ जुडिशरी पावर भी होती है राज्यपाल के पास, जैसे क्षमा करने की शक्तियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्डन पावर्स में आती है जुडिशरी पावर राज्यपाल की। ठीक है, 4-5 प्रकार की जो हमने बताई क्षमा करने की जो शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। फाइनेंशियल जो पावर भी होती है भाई, राज्य वित्त आयोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी बजट पेश कर मतलब बजट जो प्रस्तुत करना होता है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है ली जाती है राज्यपाल की। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ पावर्स होती हैं जो राज्यपाल के पास होती है। और इन सभी पावर में जो डिस्क्रिशनरी जो पावर की अगर हम बात करें, विवेकी शक्तियों की बात करें राज्यपाल की, तो वो भाई प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई ये, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई राज्य निर्वाचन जो आयोग आप सभी ने सुना होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, स्टेट का जो इलेक्शन जो कमिश्नर होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति करता है भाई हमारे राज्यपाल। ठीक है, लेकिन इसको हटाने की जब भी बात आएगी तो इसको हटाता कौन है, तो राज्य निर्वाचन जो आयोग उसके अध्यक्ष को हटाने का काम प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट भी किसकी सलाह पे भाई, संसद की सलाह पे करता है। ठीक है, तो संसद की सलाह पे यहाँ पे करता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार हाई कोर्ट का जो जज हटाया जाता है, सेम उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग का जो है अध्यक्ष को हटाया जाता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ भी है। ठीक है भाई, तो हमारे संविधान में लिखा है कि भाई जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, सेम उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है उसको हटाया जाएगा। तो हाई कोर्ट का जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज कैसे हटेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है वैसे ही हाई कोर्ट का जो जज हटेगा। क्या होता है कि भाई लोकसभा राज्यसभा में बिल जो है रखा जाएगा, वहाँ से बिल पास होगा, और जैसे बिल पास होगा तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम और करते हैं, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा, राज्य में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है SHRC। तो स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट का जो ह्यूमन राइट जो है कमीशन, ठीक है, तो ये इनके जो अध्यक्ष और इनके जो सदस्य होते हैं, इनके जो अध्यक्ष और इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है भाई,
राज्यपाल करवाता है। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन जब इनको हटाने की बात आती है, जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष और सदस्य हैं और जो स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन उसके सदस्य और अध्यक्ष हैं, जब इनको हटाने की बात आएगी तो यहाँ पे हटाते हैं राष्ट्रपति इनको। लेकिन किसकी सलाह पर? यहाँ पे भाई सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे सलाह ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे सलाह पर इनको हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो ये सलाह होती है, क्या ये बाध्यकारी होती है? तो बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए जो सलाह है लेनी बाध्यकारी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह जो है लेकर ही इनको जो है हटाता है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, सॉरी, यहाँ पे जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो ह्यूमन जो राइट कमीशन है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को। नेक्स्ट यहाँ पे राज्यपाल की जो डिस्क्रिशनरी जो पावर है, स्वयं विवेक की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, तो कुछ ये समय विवेक की शक्ति है जहाँ पर राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना यहाँ पे काम करता है। ठीक है, मतलब अपने विवेक के आधार पर जब राज्यपाल काम करे तो उसे राज्यपाल की स्वयं विवेकी जो है शक्तियाँ बोला जाता है। तो बात कर लेते हैं हम डिस्क्रिशनरी जो पावर जो राज्यपाल की कौन कौन सी जो है स्वयं विवेक की शक्तियाँ होती है। तो इसमें दो टाइप की जो होती है, एक संविधान में जो वर्णित है वो है, ठीक है, और एक जो संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में है ही नहीं। ठीक है, कुछ वो पावर भी मतलब विवेक की शक्ति होती है जो अपने विवेक के आधार पर राज्यपाल डिसीजन लेता है। मतलब किसी भी जो है स्टेट की मंत्री परिषद से सलाह नहीं लेगा वो, मतलब अपने विवेक अपनी बुद्धि का यूज़ करके वो मतलब सलाह डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे जैसे सीएम की जब भी वो नियुक्ति करता है तो अपने विवेक के आधार पर ही वो करता है। ठीक है, जब त्रिशंकु सरकार बनती है, त्रिशंकु सरकार का मतलब होता है भाई जब कई पार्टियां हैं उनमें से किसी को भी बहुमत नहीं मिला है तो वहाँ पे त्रिशंकु जो है यहाँ पे सरकार हम कह सकते हैं। तो इस केस में जो है यहाँ पे राज्यपाल के पास पावर होती है। ठीक है, वो सीएम की यहाँ पे नियुक्ति कर सकता है। मतलब वो कह सकता है कि भाई आप मतलब कोई भी पार्टी से कह सकता है अपना बहुमत आप सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे जो लोकसभा को जब भंग करने की पावर आती है तो ये भी राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्ति है। भाई अपने विवेक के आधार पर वो भंग कर सकता है, कर भी सकता है, ना भी करे। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे सीएम की जो मृत्यु हो जाती है, सीएम अपना रिजाइन दे दे, तो उस केस में भी जो है राज्यपाल के स्वयं विवेक की यहाँ पे शक्ति काम करती है। ठीक है, तीसरा ये तो संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन जो संविधान में मेंशन है वो हमारी आर्टिकल नंबर 356 पे राज्यपाल के पास स्वयं विवेक की शक्ति है। आर्टिकल नंबर 200 पे जो है राज्यपाल के पास स्वयं विवेक की शक्ति है। विटो पावर जो वो यूज करता है अपनी। ठीक है, और यहाँ पे 3-4 टाइप की होती है। और इसके अलावा आर्टिकल 167 का क्लोज नंबर 2 और 3, इन जो ये भाई संविधान में मेंशन है। ठीक है, और ये संविधान में मेंशन नहीं है तो ये सारी क्या है राज्यपाल की, ये दोनों ही सारी क्या है भाई राज्यपाल की स्वयं विवेकी जो है डिस्क्रिशनरी जो पावर्स यहाँ पे है। सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 में जो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी जो पावर आती है वो क्या है। 356 आर्टिकल में आप सभी जानते हैं कि भाई 356 आर्टिकल में क्या है। 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। तो राष्ट्रपति शासन राज्य में राज्यपाल लगाता है। ठीक है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल लगाता है। राज्यपाल अपनी रिकमेंडेशन अपनी जो सिफारिश देगा तब क्या हो, तब उसके बाद राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर इसको लागू करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो शासन है वो राज्य में राज्यपाल लगाता है। राज्यपाल सबसे पहले क्या करेगा भाई अपनी रिकमेंडेशन देगा, तब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर जो राष्ट्रपति शासन लगाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल के रिकमेंडेशन यहाँ पे जो होती है वो स्वयं विवेकी होती है। यहाँ पे वो किसी से सलाह नहीं लेता। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगाना होता है तो किसी से सलाह नहीं लेता, वो स्वयं विवेक की यहाँ पे शक्तियाँ होती है। अपनी रिकमेंडेशन है वो अपने विवेक के आधार पर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल नंबर 200 की बात करें भाई, तो 200 में क्या है वीटो पावर दी गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 200 में राज्यपाल की वीटो पावर है। और वीटो पावर में भी कौन कौन सी भाई एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर, इन सभी टाइप का हम ऑलरेडी पहले जो है कवर कर चुके हैं। वीटो पावर का आपका अलग से जो है लेक्चर है, आप वहाँ पे देख सकते हैं भाई प्लेलिस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो।
तो 1 या 2 क्लास आएंगी, आपका जो पूरा भाई पॉलिटी का बैच कंप्लीट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पे मतलब 52 या 53 जो है क्लासेस टोटल बनेंगी। सभी को आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे बैच लेने की जो है किसी भी कोचिंग सेंटर से लेने की ज़रूरत नहीं है भैया, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो नोट्स भी मैंने टीचर्स से ही बनाए हैं भाई, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स से, तो आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जो है पढ़ सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि राज्यपाल स्टेट के किसी भी बिल को आरक्षित जो है कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो ये एक विटो पावर होती है उसके पास, राज्यपाल के पास। आर्टिकल 200 के अनुसार विटो पावर भाई, अगर उसको कोई भी बिल स्टेट का उसको आरक्षित करना हो, रिजर्व करना हो राष्ट्रपति के लिए, तो वो कर सकता है, अपनी विटो पावर का यहाँ पे वो यूज़ करता है, ठीक है। तो अगला जो आर्टिकल नंबर यहाँ पे 167 का क्लोज नंबर 1 है, इसमें क्या है, इसमें सीएम का कर्तव्य जो भी काम सरकार करे उसकी सूचना राज्यपाल को वो दे, ये आपका बाध्यकारी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कि भाई सीएम जो भी काम कर रहा है वो उसकी सूचना राज्यपाल को दे। ऐसा मतलब यहाँ पे बाध्यकारी तो यहाँ पे नहीं होता। सीएम जो है सूचना राज्यपाल को दे भी सकता है, हम ना भी दें, ठीक है, लेकिन नैतिकता के आधार पर वो दे सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 167 का क्लोज नंबर 1 जो है बात करता है। आर्टिकल नंबर 167 का क्लोज नंबर जो है यहाँ पे 2 की अगर बात करें, तो अगर राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने जो है कोई भी किसी विधिक मामले पर जानकारी मांगी है, तो सीएम को भाई उसकी जानकारी देनी होगी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 167 का क्लोज 2 में अगर राज्यपाल सीएम से भाई कोई भी विधिक जो जानकारी मांग रहा है, कोई भी लीगल जो है जानकारी उसको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भाई उसको देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी उसको देनी होगी। ये आर्टिकल नंबर 167 का क्लोज नंबर 2 कहता है। तो कोई भी लीगल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। दूसरा यहाँ पे आर्टिकल 167 का क्लोज नंबर 3 क्या है, इसमें है अगर कोई मंत्री है और मंत्री किसी मामले पर मंत्री परिषद के समक्ष बोलना चाहे, तो राज्यपाल इस बात के लिए कह सकता है सीएम से या मंत्री परिषद से कि भाई इसकी बात को सुना चाहिए, ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 167 का क्लोज नंबर 3। तो इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनुसूची 5 और 6 में राज्यपाल को स्वयं विवेक की पावर आपकी दी गई है। ये आपको ऑलरेडी यहाँ आपने पढ़ लिया। अनुसूची 5 में क्या है, जिसमें शेड्यूल जो एरिया की बात की गई है, जो शेड्यूल एरिया है, जो जनजातीय जो क्षेत्र है उसकी बात की गई है भाई, कि कोई जो शेड्यूल एरिया, कोई जनजातीय जो क्षेत्र मतलब होगा या नहीं, इसको राष्ट्रपति तय करता है। कोई भी भाई जैसे जनजातीय क्षेत्र कोई भी एरिया है, वो जनजातीय क्षेत्र होगा या नहीं, इसको तय कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो शेड्यूल जो एरिया में जो जनजातियां रहती हैं उनके लिए स्वयं विवेक की पावर दी जाती है, जो राज्यपाल के पास होती है। और राज्यपाल क्या करता है भाई, अपने विवेक के आधार पर उनके लिए कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये इसमें मेंशन की गई है। अनुसूची नंबर जो शेड्यूल नंबर 5 में शेड्यूल नंबर 6 है, इसमें कुछ पर्टिकुलर 4 स्टेट है, उनके जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। जैसे इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे यहाँ पे जो जनजातीय जो क्षेत्र रहते हैं, यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया रहते हैं, उनकी ही बात की गई है इसमें। तो आर्टिकल यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर जो है 6 किसकी बात करता है भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले जो ट्राइबल एरिया है उसकी बात करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी राज्यपाल की स्वयं विवेक की पावर होती है। वो राज्यपाल इनके लिए भी यहाँ पे भाई अपने विवेक के आधार पर कानून बना सकते हैं। अपने विवेक के आधार पर इन ट्राइबल एरिया जो है, जनजातीय क्षेत्र है, उनके लिए कानून बना सकता है। ऐसी पावर यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल को दी गई है। अगला जो आर्टिकल नंबर 371 है, वो भी भाई स्वयं विवेक की पावर जो है राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। और ये भी संविधान में आपका वर्णित है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियाँ जो संविधान में वर्णित नहीं है, जो परंपरा से ही आपकी जो है चली आ रही हैं। जैसे इसमें जो सीएम की जब नियुक्ति की जाती है, तो ये सीएम की जो नियुक्ति भी परंपरा से चली आ रही है भाई, है ना, ठीक है। और ये मतलब जब त्रिशंकु सरकार बने, त्रिशंकु सरकार क्या होता है भाई, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी बहुमत नहीं मिल पाता है, ठीक है, विधानसभा में, और हर पार्टी कहती है कि भाई हमारा बहुमत है,
अब ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यपाल किसी भी पार्टी से कहे कि भाई वो अपना बहुमत है वो सिद्ध करे। तो राज्यपाल को अगर ये लगता है कि भाई ये पार्टी जिसके पास बहुमत हो सकता है, तो वह राज्यपाल के स्वयं विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो अपने स्वयं विवेक के आधार पर कह सकता है भाई आप जो है, मतलब किसी भी पार्टी से अपने विवेक के आधार पर कह सकता है कि भाई आप बहुमत सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो कई बार राज्यपाल सेंटर के इशारे पर भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिर विवाद यहाँ पे खड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेंटर में अगर बीजेपी की जो है सरकार है, और जो स्टेट में भाई स्टेट में कांग्रेस है, बीजेपी है, या फिर आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके किसी के पास भी बहुमत नहीं आया है, तो भाई यहाँ पे राज्यपाल के विवेक के आधार पर होता है भाई डिसीज़न यहाँ पे लेना, भाई किससे कहे कि वो अपना बहुमत सिद्ध करें। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बीजेपी की सरकार है, तो भाई बीजेपी की जो है इशारे पर ही वो काम करेगा। तो यहाँ पे फिर वो बीजेपी को ही कहेगा कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्शन होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो विधानसभा को भंग करना जो है, ये भी राज्यपाल की क्या है भाई, अपनी विवेकी शक्तियाँ है, लेकिन ये परंपरा से चली आ रही है, इस विधान में कहीं पर मेंशन नहीं है। तो अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में सरकार का बहुमत नहीं है और सीएम ये कहता है कि भाई विधानसभा को आप भंग कर दो, तो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो विधानसभा को भंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कई बार सीएम की जो मृत्यु हो जाती है, या फिर सीएम है अपना रिजाइन दे देता है, त्यागपत्र देता है, तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार गिर जाती है। ठीक है, अगर सीएम की डेथ होगी तो यहाँ पे सरकार गिरेगी, अगर पीएम की डेथ भी होगी तो भी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, ये सारा का सारा जो है राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी स्वयं विवेक की जो है पावर यहाँ पे काम करती है। वो किसी भी पार्टी से कह सकता है कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए, अगर आप बहुमत सिद्ध कर देते हो तो यहाँ पे वो सरकार आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी स्वयं विवेक की जो है पावर होती है। तो राज्यपाल के हमने क्या देखा, राज्यपाल के बारे में हमने पूरा पढ़ा, मंत्रिपरिषद के बारे में, सीएम महाधिवक्ता जो है ऑलरेडी पहले जो है हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है उसको हम कल यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, जो स्टेट में जो मंत्रिपरिषद होती है उसके आर्टिकल्स को हम कल डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का मिलता है। आप यहाँ पे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोचिंग जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हो। एक जो बेस्ट कोचिंग जो सेंटर होता है उसकी मतलब यहाँ पे वैसे ही प्रिपरेशन आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।